हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड अनसॉल्व्ड पेपर सेट नंबर 3 को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये देखना है कि किसका मान ज्ञात करना है, कॉस का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका नाम लिखिए। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। उसके बाद हमें क्या करना है कि समकोण त्रिभुज को बना लेना है। सबसे पहले जो है हमें समकोण त्रिभुज को बना लेना है। समकोण त्रिभुज को बनाते हैं और थीटा को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इनका नाम ABC दिया जाता है। यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज यानी कोण जो B है वह 90 डिग्री का है। अब कोण जिस भुजा के साथ ये कोण बन रहा है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो आधार हम देख पा रहे हैं कि हमारा कितना है? 4। और लंब हमारे पास कितना है? 3। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम AC का मान निकालेंगे। तो हमें पता है कि AC का यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि AB का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर और BC का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है जबकि 3 यानी 3 का स्क्वायर 9। ऐड करने पे कितना प्राप्त होगा? 25। ऐड करने पर 25 प्राप्त होगा। अब जैसे ही घात हटाएंगे सामने क्या लगेगा? रूट लग जाएगा यानी करड़ी लग जाएगी। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। इस प्रकार हमें जो कर्ण प्राप्त हुआ 5। अब हमसे पूछा गया था कि कास थीटा बराबर। अब इनका भी नाम पहले लिख लिया जाए, चूँकि हम जानते हैं कि कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार हमारे पास देख पा रहे हैं कि 4 है। आधार हमारे पास 4 है जबकि कर्ण कितना है? 5। कर्ण हमारे पास कितना है? 5। अब हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो कास थीटा का मान 4/5 है। तो 4/5 हमारा कौन सा विकल्प सही है? पहला ही विकल्प हमारा जो है कि सही है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है एक पासे को, ये पिछले सेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में एक न एक आ ही जाता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि एक पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम जो संभावनाएं हैं क्या क्या हो सकती हैं। आप देख सकते हैं पासे पर 1 से 6 तक अंक यानी जो बिंदु है बना होता है। तो 1 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आ सकता है। अब अनुकूल जो परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम हमसे कहा गया है कि एक सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या हमारे पास क्या हो सकती है? एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6। तो 2, 4 और 6। अब सम संख्या होने की प्रायिकता, सम संख्या होने की प्रायिकता।
आप देख सकते हैं कि टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, क्रम से मत देखिए कि क्रम से लिखा है, टोटल नंबर्स को देखना है। आप कहीं से भी काउंट करिए टोटल कितने हैं, तो टोटल जो है हमारे 6 नंबर हैं, और यहाँ पर कितने हैं टोटल 3। तो जो टोटल होता है वह नीचे रखिए और जो अनुकूल होता है उसे ऊपर। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6। तो हमारी सम संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। तो इस विकल्प में हम देख पा रहे हैं कि बी विकल्प हमारा सही है, विकल्प नंबर दूसरा सही है। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नांकित वार्ता बंटन का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, माध्यक वर्ग हमें जो है ज्ञात करना है। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता बनाना होगा। उसके लिए जो है कि हम सबसे पहले टेबल को लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर नंबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। उसके बाद हम लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, और लास्ट में लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता लिखेंगे। वर्ग अंतराल हमें दिया है 0 से, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। मक्खी कहीं से बैठ रही है। ओके, अब बारंबारता में आप देख सकते हैं 7 8 है, 8, उसके बाद 15 है यानी 15 है, 10 है और 5 है। संचयी बारंबारता देखिए बहुत आसानी से बनता है, बहुत इजी है बनाना। सबसे पहले आप इस नंबर को वैसे राइट कर लीजिए, सेम टू सेम वैसे। तो 7 का ऐसे 7 राइट करिए। अब उसके बाद हमें हमेशा इस तरह से नंबर को जोड़ते आना है हमेशा। तो आप देख सकते हैं तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, 15 और 15 में 8 करेंगे यानी जोड़ेंगे कितना होगा 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, 40 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा 45। ठीक है, ये आपके नंबर हुए। अब मज़े की बात यह है कि जितना आपने ये ऐड किया है यहाँ पर 45 आया है, आपका बारंबारता भी 45 ही होगा यदि आपने जोड़ सही किया है। तो जोड़ लेते हैं 7 8 15, 15 कितना होगा 15 15 30, 10 40 और 5 45। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। ये जो हमारा था ये किसके बराबर था, n बराबर। तो n बराबर n/2 हम निकालेंगे। तो n का मान कितना है हमारा 45। जो भी यहाँ पर जोड़ना है हमेशा n/2 निकालना है। अब भाग देने पर आप जब भाग देंगे तो क्या प्राप्त होने वाला है, हमें प्राप्त होगा भाग देने पर 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी कि 22.5, 22.5 आएगा। तो अब आप इस 22.5 को
चेक करिए कि किस अंतराल में, यानी कि संचयी बारंबारता के किस संख्या में आता है। तो 7 के अंतर्गत बिल्कुल नहीं, 22 बहुत बड़ा होगा। 15 के बाद ही 22 आता है, परंतु 30 के बाद 22 नहीं आता है। अर्थात जो हमारा 22.5 है वह किसके अंतर्गत आएगा, 30। तो 30 के ठीक सामने हम चले आएंगे तो हम देखेंगे कि संचयी बारंबारता 15 है। तो हमसे पूछा गया है माध्यक वर्ग, तो ठीक इसके सामने चले आएंगे और हम देख रहे हैं कि माध्यक वर्ग हमारा कितना है, 20 से 30। इसे बताना बहुत आसान होता है। तो 20 से 30 विकल्प नंबर कौन सा सही है, सी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुलक बहुत ही आसान होता है। आप सबसे पहले देखिए बारंबारता को, देखिए सीधे से बारंबारता जो सबसे अधिक बार आया होगा वही उसके ठीक वर्ग अंतराल में आपका बहुलक का वर्ग होगा। तो इसमें सबसे अधिक बार हम देख रहे हैं कि 11 यानी 11 आया हुआ है। इसके ठीक ऊपर कितना होगा, 10 से 15, अर्थात 10 से 15। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है, लास्ट डी नंबर विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, प्रायिकता हो ही नहीं सकती। तो एक बिल्कुल हो सकती है, कभी भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और आपसे यही पूछा गया था 1/2 भी प्रायिकता हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, ना तो 1 से ज़्यादा हो सकती है। 1 से या तो 1 होगी या तो 1 से जो है कि कम होगी। 0 भी प्रायिकता हो सकती है, परंतु 0 से कम नहीं। ऋणात्मक का मतलब ये है कि 0 से कम, तो 0 से कम नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर हम देखते हैं कि यदि 3 cot A बराबर 4 है, आपसे 1 - tan स्क्वायर ए अपान में 1 + tan स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप इसको पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर ये गुणित में है, सामने बटा में हुआ। आप इनका नाम लिख लीजिए। तो इनका जो है कि आधार बटा क्या होगा, लंब, आधार बटा लंब। कॉट होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कॉट होना चाहिए। तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। अब समकोण त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि आधार हमारा 4 है और लंब 3 है। तो हम कर्ण निकालेंगे, चूंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो बिल्कुल लिख कर ना करें तो भी काम चलेगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना दे रखा है भाई, आधार 4 और लंब हमारे पास 3 है। तो 4 का वर्ग 16, 3 का 9, टोटल कितना हो गया 25। यानी कि AC स्क्वायर यानी कर्ण बराबर हमारे को दे रखा है 25। घात हटाएंगे, रूट यानी करड़ी में जाएगा, तो AC बराबर कितना प्राप्त हुआ, 5। ये हमारे पास मिल गया। अब हमें जो मान बताना है, जो वैल्यू बतानी है, जिसका मान बताना है, उसे हम लेते हैं अब 1 - tan स्क्वायर ए अपान में 1 + tan स्क्वायर ए। अब हमें ज्ञात होना चाहिए कि tan का क्या मान होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमारे को कितना है, 3, लंब हमारे को 3 है और आधार कितना है, 4 ना, आधार कितना है, 4। अब हमें यहाँ पर tan का मान निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि tan का हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि काट का अपोजिट tan और tan का अपोजिट काट, यहाँ पर निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी
नहीं थी। तो हमारा काम इससे भी जो है कि डायरेक्टली चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनका कोई ज़रूरत ही नहीं था, केवल हमें अपोजिट कर देना था। अर्थात या अगर हमें tan निकालना होता तो tan a इक्वल टू ये 3 ऊपर हो जाता और 4 नीचे। अब वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। ओके, नीचे सेम वही चीज़ 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 का 9 होता है वर्ग और 4 का 16, नीचे 3 का 9 और 4 का 16। ओके, अब एलसीएम जब लेंगे आप तो 16 कम 16 माइनस 9 और बटे में 16 और 16 कम 16 प्लस 9 बटे में 16। 16 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना हमारे पास बचेगा 7 और इधर हमारा बचेगा 25। तो ऐसा कोई विकल्प कि जो पहला ही विकल्प हमारा सही है, 7/25 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि काश 60 अंश का मान, बहुत इजी है। काश 60 अंश का मान, काश 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, 1/2। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, विकल्प सी सही है, काश 60 अंश का मान 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, tan स्क्वायर या काट स्क्वायर। तो चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर फार्मूला ही लिखा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, फार्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर। ओके, ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के होता है, सेक स्क्वायर। वेरी गुड। अब कोसेक को हम चेंज कर लेंगे कहाँ पर, साइन में। हाँ, कोसेक का अपोजिट साइन और साइन का अपोजिट कोसेक। तो कोसेक को चेंज कर लेते हैं 1/sin, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा के चलिए। ऐसे ही सेक को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, कास में। कास का अपोजिट सेक और सेक का कास। ओके, अब पहला और चौथा एक साथ, दूसरा और तीसरा एक साथ। कास ऊपर हो गया और साइन नीचे। तो चूंकि हम ये भी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अपान कॉस बटा में साइन क्या होता है, कॉट होता है। ओके, तो कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, डी विकल्प हमारा सही हुआ। यदि हम फार्मूला लिखें इन सब का तो फार्मूला लिख सकते हैं कि चूंकि हमें ज्ञात है पहले से ही कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। और अगर यही कास ऊपर हो जाए और साइन नीचे हो जाए तो कौन सा फार्मूला बनता है, कॉट का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि एलसीएम 35, 63 बराबर 315 हो तो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है भाग विधि से। तो आप देखेंगे आपसे पूछा है एचसीएफ पूछा है यानी मसा पूछा है, तो 63 बड़ा है किससे बड़ा है, 35 से। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप 35 का भाग 63 में दे दीजिए, भाग देते आइए, अपने आप लास्ट में जो कटेगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 35 दूना 70 ज़्यादा होगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 35 से कम 35, तो 3 में से नहीं घटेगा, 13 में से जाएगा तो कितना होगा, उधार लेने के बाद 13 तो 8 हो जाएगा। इधर हुआ 5, 5 में से जाएगा तो कितना होगा, 2। ये जो हमारा शेष फल होता है वह क्या बन जाता है, भाजक, और जो भाजक है वो क्या बन जाएगा, अगली लाइन में भाज्य। ठीक है, अब यहाँ भी एक ही बार जा रहा है, 28 से कम 28, 15 में से 8 जाएगा तो कितना आ सकता है, 7। यहाँ पे कैंसिल। अब फिर से वही शेष फल भाजक, और भाजक क्या बन जाएगा, भाज्य। 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो किससे डिवाइड हुआ, पूरा किससे भाग हुआ, 7 से। तो आपका एचसीएफ कितना आएगा भैया, 7। विकल्प नंबर बी सही है, दूसरा। अब अगला देखते हैं
यहाँ पर बोला है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो आप एलसीएम भाग विधि से कर लीजिए, आराम से जल्दी हो जाएगा। तो इतने का एलसीएम बोला गया है। तो सबसे पहले 2 से काट दीजिए, 2 छांक 12, 15 कटता नहीं है, 21 भी नहीं होगा, फिर से 2 होगा, तो 2 तिया 6, 15, ये सब 2 के पहाड़ा में तो आता नहीं है, आप 3 के पहाड़े में आएंगे। तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, अब आएगा 5 के पहाड़ा में, क्योंकि अब ना 2 से कटेगा ना तो 3 से, तो 5 एक कम 5। अब 7 भी किसके पहाड़ा में आता है भाई? 7 के ही पहाड़ा में। ओके, 7 एक कम 7। अब एलसीएम हमारा होगा, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 में 7 का 7 छांग 42, 7 छांग 42, 420। कोई है ऐसा? है। डी विकल्प आपका सही है। आपका एलसीएम कितना होगा? यानी 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना आने वाला है? 420 आने वाला है। अब 11 नंबर आप देखिए, आपसे कह रहा है कि करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2 का जो गुणनफल है वह क्या आएगा? तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, गुणा ही कर लेते हैं। तो गुणा कराएंगे, ये चूंकि परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय, गुणा कराने पर आप जानते हैं कि इनको इसी प्रकार से लिखते हैं। अब करड़ी में 2 और करड़ी में 2 का गुणा कराने पर करड़ी समाप्त हो जाएगी, तो क्या आएगा? केवल 2 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाए और करड़ी अगर रह जाए तो हमेशा वो संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या ना। जोड़ करिए, गुणा करिए, भाग करिए, घटाना करिए, यदि करड़ी रह गई, शेष बच गई साथ में, तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर विकल्प नंबर हमारा पहला ही सही है, 1 क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर बेटा बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। x1, पहला वाले का नाम x अक्ष होता है, दूसरे का y, जिसे भुज कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? कोटि। तो भुज को हम x से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जबकि y अक्ष को कोटि से। तो यहाँ x1 बराबर हमारा दिया है 2 और x2, यहाँ पर x2 हमारा कितना है? 4। इधर हम देख सकते हैं कि y1 बराबर कितना है? 3, और y2 बराबर कितना है? 1। अब बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बीच की 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट रहता है, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब डी यानी दूरी बराबर, अब आप देख सकते हैं कि x1 2 है और x2 4 है का होल स्क्वायर, y1 3 है और y2 1 है का होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? -2 का होल स्क्वायर, और 3 में से जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर। अब माइनस किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पे क्या प्राप्त होता है? प्लस। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4, और यहाँ भी 2 का वर्ग कितना होगा? 4। कुल मिला के कितना हुआ? 8 हुआ। अब आप जानते हैं कि 8 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो इसे जब खंड करेंगे तो 2 बनेगा, तो जोड़ा बन के कहाँ आ गया? बाहर, यानी 2 करड़ी में 2, यानी विकल्प नंबर हमारा कहाँ सही है? सी विकल्प हमारा सही है। जब हम वर्गमूल लेंगे 2 करड़ी में 2 आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, कोई वृत्त है, एक वृत्त है और एक बिंदु P है यहाँ पर, और एक स्पर्श रेखा है, खींचा जाएगा। उसके बाद केंद्र O, केंद्र हमारा O है तो इसे मिला दिया जाए, वाली एक रेखा से बिंदु Q ये है, इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है? 12 सेमी। OQ हमारा दिया है 12 सेमी, और PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि त्रिज्या शुरू में ही बोला गया था, त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। तो हम जानते हैं कि जो ये स्पर्शी है वह त्रिज्या पे क्या होती है? लंब होती है। जो हमारी स्पर्शी है, जो स्पर्शी PQ है, वह त्रिज्या पे क्या होती है?
लंब होती है, अर्थात कोण P बराबर कितना होगा 90। अगर कोण P 90 हो गया तो समकोण त्रिभुज हुआ, और समकोण त्रिभुज हुआ तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा भाई, ये आधार हो गया और ये लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा कि कर्ण का यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ दिया हुआ है 12, जबकि OP आपको दिया है 5 का स्क्वायर, और आपको PQ आपको ज्ञात करना है। तो 12 का 144 होता है, जबकि 5 का 25 होता है। इधर पक्षांतर करेंगे क्या होगा, माइनस। तो 144 में से 25 को क्या करेंगे, गलत हो गया क्या, नहीं तो सर ये घटाएंगे उसे ना, घटाएंगे तो कितना आने वाला है, 4 में से 5 घटेगा नहीं तो 14, 9, अब 13 में से 2 घट जाएगा, 11 सॉरी यहाँ पर हाँ 3, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर 119 PQ का स्क्वायर। ओके, अब जैसे ही आप इसका घात हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, करड़ी लग जाएगा, जो कि आपके विकल्प में मौजूद है 100, करड़ी में 119 सेमी। यानी कि PQ की जो स्पर्शी है बिंदु Q से P की जो दूरी है कितनी है, करड़ी में 119। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, थेल्स प्रमेय से है, लेसन नंबर 6 से, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है। आपसे पहले ही बोल दिया है कि यदि ये DE BC के समांतर है तो ये क्या होंगे भैया, समरूप त्रिभुज, और समरूप त्रिभुज हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि चूंकि DE समानांतर है BC के, और क्या क्या दे रखा है उसको भी नोट कर लिया जाए। AD बराबर 3 सेमी है। ऐसे प्रश्नों में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल आराम से हल करें, समझ करके कि क्या पूछा है और क्या बताना है। आसान क्वेश्चन, जल्दी से गलती भी हो जाते हैं। आपसे BC की माप पूछा गया है। अब यहाँ पर भी मैं डिनोट कर सकता हूँ कि AD A से D आपको कितना दिया है, 3 सेमी है आपका। उसके बाद DE 4 है, और D से B 1.5 सेमी है। ठीक है, अब हमें BC की माप को इसी को ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, एक छोटा वाला ADE है और एक ABC है, और ये DE भुजा BC के क्या है, समांतर। तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। परंतु आपको AD पता है लेकिन AB का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हम AB का मान निकालेंगे। तो AB का मान क्या होगा भाई, आप देख सकते हैं AB के मान के लिए आप 2 भुजाओं में यह टूटा हुआ है, AD प्लस DB आप लिख सकते हैं। AB को आप AD और प्लस DB लिख सकते हैं। AD 3 दिया हुआ है, और जबकि DB हमारे पास है, DB हमारे पास 1.5, तो टोटल कितना हुआ, 4.5 सेमी। ओके, तो ये हमारा AB निकल कर के आ गया है। अब हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि DE समांतर है तो हम थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। चलिए, AD अपान में टोटल, पहले ध्यान रखिएगा कौन, मैंने छोटा त्रिभुज लिया है तो छोटा त्रिभुज की साइड ऊपर और बड़े वाली त्रिभुज की साइड नीचे। अब आगे भी इसी क्रम को जारी रखना है। अब उस साइड ना लीजिए,
आपका काम जिससे निकल जाए उसी को लेना है। जैसे अब देखिए छोटे त्रिभुज की साइड है DE और नीचे क्या है BC। AD हमारे पास कितना है 3 है, जबकि AB 4.5 है और DE 4 है और BC हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो तिर्यक गुणा करा लीजिए, इधर तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या होगा 3 BC हो जाएगा और इधर 4 पंजे 20 गुणा कराने पर 4 पंजे 20 की 0 और 4 चौक 16 और 2 कितना होगा 18.1 स्थान पे। अब ये 3 से काट सकते हैं आप कि तिछा गए 18, यानी कि BC बराबर कितना हुआ 6 सेमी, जो कि विकल्प नंबर आपका D सही है। कौन सा विकल्प सही है, D विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण। तो त्रिज्या देखिए, त्रिज्या आपको दिया है, त्रिज्या R बराबर 6 सेमी और कोण त्रिज्यखंड का कोण दिया है, यानी कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बहुत आसान दिया है, फार्मूला बेस है। क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर थीटा बटा में 360। पाई का मान, आप इस बात को ध्यान रखें, पाई का मान मनमानी तरीके से ना रखें। एक बार विकल्प पे नज़र जरूर देख लें कि क्या पाई का मान, आप देख रहे हैं कि 3 विकल्प में पाई का मान नहीं रखा गया है, पाई ही दिख रहा है। तो आप भी थोड़ी सी सावधानी रखिए, लास्ट में ज़रूरत पड़ने के हिसाब से रख लिया जाएगा। तो पाई को रहने ही दीजिए। R त्रिज्या हमारे पास 6 है तो 2 बार है लिखा है, R स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए, और थीटा का मान कितना है 60 और बटा में कितना है 360। अब 0 से 0 छछा का 36 और 6 से 6 कट गया, कितना हुआ 6 पाई। क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर यानी वर्ग सेमी। अब कोई विकल्प है, बिल्कुल है, विकल्प नंबर C आपका 6 पाई सेमी स्क्वायर मिल रहा है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं कि 10 सेमी भुजा वाले 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन है, दोनों घनों को एक साथ क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। हम भी दोनों घनों को एक साथ क्या करते हैं, एक हिसाब से जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया गया। देखिए जो घन थी वह प्रत्येक, जो उसकी भुजा थी कितनी थी 10, प्रत्येक भुजा कितनी थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी 10 थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल जो हाइट होगी यह कितनी हो जाएगी, या आप लंबाई ही समझ सकते हैं, तो वह कितनी हो जाएगी, टोटल 20 सेमी हो जाएगी। और बाकी तो 10 ही रहेगा, बाकी बदलने वाला नहीं है। बाकी इसकी जो 10 चौड़ाई थी या लंबाई थी ऊंचाई सेम ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ की विमाएं देखिए क्या होगा। तो लंबाई आप समझ लीजिए कि 20 सेमी, चौड़ाई आपका 10 ही रहेगा और ऊंचाई भी आपका क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। ऊंचाई भी आप देख पा रहे हैं नहीं बदलने वाला है। ठीक, इसको क्या मान लिया गया है, लंबाई। अब घनाभ का, चूंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब L का मान आपके पास 20 है, B का मान 10 है, B का मान 10 है, H का मान 10 है और प्लस H का मान 10 है, तो L का मान 20 है। अब 20 10 में 200 प्लस 100 गुणा कराने पर प्लस 200,
सभी को जोड़ेंगे 200 200 400 और एक 500, तो 5 दूना 10, कुल मिलाकर 1000 क्षेत्रफल है, तो सेमी स्क्वायर। आपका डी विकल्प सही है। 1000 घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1000 सेमी स्क्वायर होगा। अगला आप देख सकते हैं 17 नंबर कि द्विघात बहुपद इतने के शून्यक होंगे। हल करने के दो तरीके, द्विघात बहुपद के शून्यक। तो बहुपद दिया हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी एकदम आना ही आना होता है, 3 - 7x के शून्यक पूछ रहा है। या तो आप चारों विकल्प को उठा करके x के स्थान पे रखिए और उनको संतुष्ट कराइए, या तो आप सीधे से गुणनखंड कर दीजिए। पहले इसको सही क्रम में लिखिए, 2 घात फिर 1 घात फिर अचर पद होता है। अब यहाँ पे यदि कोई नंबर है तो इसका गुणा यहाँ कर लेंगे, परंतु लिखेंगे नहीं। तो 6 तिरिक 18, यानी कि गुणा करने पर 18 होना चाहिए, यहाँ -1 घटाने पर 7, तो 9 - 2, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया कितना होगा 7। ओके, अब 6x² मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो क्या होगा प्लस, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है। यहाँ पे 2 -3, अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या हो रहा है ये 3 के पहाड़ा में यहाँ भी आता है, यहाँ भी 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और एक बार x, यानी 3x कॉमन हुआ तो 3 दूना 6x बचा, यहाँ 3 त्रिका 9। यहाँ देख पा रहे हैं कुछ नहीं कॉमन हो रहा है दोनों में, तो 1 लीजिए, तो 2x - 3 बचा। अब ये दोनों ब्रैकेट समान हो गए तो इनको एक ब्रैकेट में रखिए और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ बचा है 3x और यहाँ से +1। अब इनको आप जब पक्षांतर करेंगे तो उधर जाने के बाद क्या होगा, पक्षांतर करने के बाद 3, यानी x बराबर 3/2, और इधर जब पक्षांतर करेंगे तो -1 होगा और x बराबर -1/3। पक्षांतर करने के बाद -1/3 आया और 3/2। ऐसा विकल्प नंबर कौन सा सही है? विकल्प नंबर हमारा बी विकल्प हमारा जो है कि सही हुआ। खंड करके आप देख सकते हैं। अगला अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को हल करेंगे। दिया है रैखिक समीकरण युग्म 4/3 x + 2y = 8। सबसे पहले इसको सही क्रम में कर लेते हैं। सही क्रम में मीन्स एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हम लेंगे तो ये 3 दूना 6y होगा और ये पूरे के बटे में 3 होगा। अब इसका हम तिर्यक गुणा करा लेते हैं, तो 4x + 6y = 8 तिरिक 24। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण नंबर आपको दे रखा है 2x + 3y = 12। समीकरण नंबर 2, क्योंकि हमसे पूछा कि हलों की संख्या कितनी होगी, तो अनंत भी हो सकता है, एक भी हल हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारा प्रतिबंध है, चूँकि हम जानते हैं A1/A2 B1/B2 और C1/C2, हम इस कंडीशन से ये देखेंगे कौन किसके बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर A1 का मतलब है हमारे पास 4, A2 का मतलब है 2, जबकि B1 का मतलब है 6 और B2 का मतलब है 3, C1 का मतलब है अचर राशि यानी 24 और C2 का मतलब है दूसरा 12। अब डिवाइड करने पर हम देख पा रहे हैं कि सब में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सब आपस में क्या हो गए बराबर, अर्थात A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो हमारा जो है कि समीकरण के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। जबकि यदि आपका A1/A2 डज नॉट बराबर B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो समीकरण के कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये हमारा जो है कि एक नेक्स्ट है, यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो समीकरण का केवल एक हल होगा, बिल्कुल नहीं। 19 नंबर हम देख सकते हैं, आपसे कह रहा है समीकरण का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो समीकरण जो भी दिया है बच्चे, समीकरण जो भी दिया है उसकी तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे कि तुलना
व्यापक समीकरण से करिए। व्यापक समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ना, से करने पर तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि a बराबर 3 है, जबकि b बराबर -4 करड़ी में 3 है और c बराबर 4 है। ठीक, तो चूंकि आपसे विविधकर कहा है ज्ञात करने के लिए, तो विविधकर बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद b का मान आप देख पा रहे हैं -4 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर और 4। a का मान कितना दिया है? 3 और c का मान 4। अब ये करड़ी के बाहर है तो किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होगा, तो 4 का वर्ग 16। करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 का वर्ग केवल 3 होगा। यहाँ 4 तिया 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और यहाँ कितना होगा? 16 तिया 48। तो 48 में से 48 जाएगा तो कितना होगा? यानी ये कैंसिल आउट हो गया 0। कोई विकल्प है? आपका सी विकल्प सही है। एक लास्ट 20 नंबर 20 नंबर आपसे कहा है कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बेटा प्रथम पद आप देख पा रहे हैं, प्रथम पद आप देख पा रहे हैं क्या है? 3। यहाँ से प्रथम पद आपको क्या दिया है? 3। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं? सर्वांतर निकालने के लिए हमेशा पहली दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। सर्वांतर के लिए क्या करेंगे आप? जिसे स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो दूसरी संख्या आपको दिया है 3 प्लस करड़ी में 2 में से पहली संख्या क्या करना है? घटा देना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी संख्या और ये पहली संख्या, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। घटाने पर 3 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा? करड़ी में 2, जो कि आपका डी विकल्प सही है। थैंक यू सो मच।